वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12th प्रैक्टिकल के लिए वाइवा के क्वेश्चंस। दोस्तों ये वाइवा के प्रश्न हैं आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके वाइवा एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जब प्रैक्टिकल होंगे तो आपका वाइवा होगा और वाइवा में एग्जामिनर जो ज़्यादातर प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ज़्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं वो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा आपकी नॉलेज पे डिपेंड है। अगर उन्होंने पहला प्रश्न किया और आप उसी प्रश्न पर अटक गए तो फिर वो आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, वो आपको कह देंगे कि आपका वाइवा हो गया, आप जा सकते हैं। लेकिन आप अगर बता देंगे 2-3 प्रश्न, फिर वो आपसे और अधिक पूछते हैं और वो फिर आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है और उनके मूड पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछेंगे। लेकिन ये प्रश्न जो हैं ये ज़्यादातर चलते हैं हमारे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा स्टार्ट होगा इनऑर्गेनिक के जो प्रैक्टिकल होते हैं गुणात्मक विश्लेषण के, उसमें मूलक आपने सुने होंगे रेडिकल्स के बारे में। तो सबसे पहला और आम क्वेश्चन होता है हमारे केमिस्ट्री क्लास 12th वाइवा में कि मूलक या रेडिकल्स क्या होते हैं। तो इसका आप जवाब क्या लिखेंगे कि जब किसी लवण को हम जल में घोलते हैं तो वो एक धनायन और एक ऋणायन बनाता है। जैसे यहाँ पर Na को घोल लें तो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव बनेगा। तो जिस पर धनात्मक चार्ज होता है वो होता है क्षारीय मूलक या बेसिक रेडिकल, और जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है वो होता है अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल। इसी तरह से एग्जाम्पल हम देख लें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम जल में घोलेंगे तो ये देगा Ca2 पॉजिटिव। ये क्या है? ये क्षारीय मूलक है या बेसिक रेडिकल हम इसको कहेंगे। और क्या बना? CO3 2 निगेटिव। ये कार्बोनेट मूलक है, इस पर ऋणात्मक चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो फिर ये एसिडिक रेडिकल यानी कि अम्लीय मूलक कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि अम्लीय मूलक क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अम्लीय मूलक वो होते हैं जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जैसे कि कार्बोनेट CO3 2 निगेटिव, इसके बाद सल्फेट ले लें SO4 2 निगेटिव। इसके बाद हमारे पास कई सारे अम्लीय मूलक होते हैं, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, आयोडाइड हो गया। इस तरह से कई सारे हमारे अम्लीय मूलक होते हैं। अम्लीय मूलक वो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है, एक और प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, क्षारीय मूलक क्या होते हैं। तो क्षारीय जो मूलक होते हैं जिन्हें बेसिक रेडिकल्स कहते हैं वो क्या होते हैं? जिन पर धनात्मक आवेश होता है। जैसे कि अमोनियम ले लें, शून्य समूह में उपस्थित होता है अमोनियम, NH4 पॉजिटिव। इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं हम, Zn2 पॉजिटिव ले लें, इसके बाद कोबाल्ट 2 पॉजिटिव ले लें, कैल्शियम 2 पॉजिटिव ले लें, ये सभी क्षारीय मूलक है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ले लें। ऐसे लवण का वह पार्ट जिस पर धनात्मक आवेश होता है, जब हम किसी सॉल्ट यानी कि लवण को जल में घोलते हैं तो वो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में टूट जाता है। तो धनात्मक आयन वाले स्पीशीज़ को कहते हैं हम क्षारीय मूलक और ऋणात्मक इस स्पीशीज़ को कहते हैं हम अम्लीय मूलक यानी कि एसिडिक रेडिकल और बेसिक। तो ये सारे हमारे बेसिक रेडिकल्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक वाले प्रैक्टिकल से पूछ सकते हैं। तो क्रियात्मक समूह हम जानते हैं कि क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक का वे भाग होते हैं या वह भाग होता है जो कि उनकी अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से भाग लेता है। जैसे कि एसिटिक एसिड का हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखें, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख लिया एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो इस कार्बनिक यौगिक के दो भाग हैं, एक है मेथिल ग्रुप और एक है COOH। तो COOH इसमें क्रियात्मक समूह है क्योंकि अधिकतर अभिक्रियाओं में यही पार्ट इसका एक्टिव होता है, तो इसी को क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह की एक पूरी लिस्ट होती है, जैसे कि एल्कोहल हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, ठीक, एल्कोहल हो गया, हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं, एल्डिहाइड समूह हो गया, इसके अलावा कार्बोक्सी समूह हो गया, इसके बाद क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ढेर सारे ग्रुप होते हैं, इन्हीं को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। एमाइड, एमीन, ये हो गया हमारा CONH2, ये होता है एमाइड, और NH2 क्या होता है? NH2 होता है एमीन। इसके बाद होता है मेथिल हो गया, एथिल हो गया, ये सभी क्रियात्मक समूह हैं। इसके अलावा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये भी सभी क्रियात्मक समूह होते हैं।
तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, गुणात्मक विश्लेषण किसे कहते हैं या गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है। तो गुणात्मक विश्लेषण यही होता है, इनऑर्गेनिक के जो प्रैक्टिकल होते हैं हमें दिया जाता है प्रैक्टिकल में कि एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना, तो इसी को गुणात्मक विश्लेषण कहा जाता है। यानी कि जो पदार्थ आपको दिया गया है वो क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उसी को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो कौन सा पदार्थ है, तो इसी को हम गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के वाइवा में जो अगला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, आपको प्रयोगशाला के सभी उपकरणों, सभी अपैरेटस के नाम आने चाहिए, जैसे बीकर हो, बर्नर हो, टेस्ट ट्यूब हो, फनेल हो, कोनिकल फ्लास्क हो, राउंड बॉटम फ्लास्क हो, शेल्फ हो, रिएजेंट बॉटल्स हो, इन सभी अभिकर्मकों के नाम आपको आने चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर आपकी केमिस्ट्री लैब में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो वाइवा लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं वो कि आपसे उपकरणों के नाम पूछने लगते हैं। तो आपको सभी उपकरणों के नाम ज़रूर आना चाहिए, वो आपसे किसी भी उपकरण का नाम पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो एग्जाम्स विद एमएस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने बायोलॉजी के वाइवा क्वेश्चंस डाल दिए हैं, वो चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके बाद फिजिक्स का भी वीडियो आने वाला है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न जो है हमारा, प्रयोगशाला में है अम्ल और क्षार का परीक्षण कैसे करेंगे। तो प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए हम लिटमस टेस्ट को करते हैं। हम जानते हैं अगर हमें किसी विलयन की प्रकृति ज्ञात करनी है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो हम उसको लिटमस टेस्ट की सहायता से पता कर सकते हैं। अगर कोई विलयन अम्लीय होगा तो वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देगा, और अगर कोई विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा, अगर कोई विलयन बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन हुआ, तो वो क्या करेगा कि वो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। कलर चेंज से हम पहचान सकते हैं विलयन की प्रकृति को, हम परीक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रयोगशाला के सभी अभिकर्मकों के नाम आपको आने चाहिए। प्रयोगशाला के सभी अभिकर्मकों, रिएजेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, डिल्यूट H2SO4 हो, तनु H2SO4 हो या सांद्र H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 हो, नाइट्रिक अम्ल हो, इनके आपको नाम और सूत्र ज़रूर आने चाहिए। ये भी लैब में पहुंच के वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभिकर्मकों की बोतलें रखी होती हैं, रिएजेंट बॉटल्स रखी होती हैं, तो वहाँ पर वो किसी भी अभिकर्मक का नाम और सूत्र पूछ सकते हैं। ये आपको आना चाहिए, और उम्मीद करते हैं आपके टीचर्स ने ये आपको ज़रूर बताया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्लीय मूलकों को कितने समूहों में बांटा गया है। तो ये आप ज़रूर देख लेना कि अम्लीय मूलकों को कितने समूह में बांटा गया और क्षारीय मूलकों को कितने समूहों में बांटा गया। ग्रुप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं जो हमारे रेडिकल्स होते हैं। एसिडिक रेडिकल्स को भी समूहों में बांटा गया है और बेसिक रेडिकल्स को भी समूहों में बांटा गया है। इसी तरह से पूछ सकते हैं कि क्षारीय मूलकों को यानी कि बेसिक रेडिकल्स को कितने समूहों में बांटा गया है। यही क्वेश्चन है देखिए हमारा कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्षारीय मूलकों यानी कि बेसिक रेडिकल्स को कितने समूहों में बांटा गया है। तो ये टेबल होती है हमारी प्रैक्टिकल बुक में, या हमारे क्वेश्चन बैंक में भी पीछे प्रैक्टिकल का वर्क दिया होता है, तो वहाँ पर आप ज़रूर देख लेना और ये भी समझ लेना कि कौन से समूह में कौन से मूलक उपस्थित हैं, कौन से ग्रुप में कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा है, चार्ट, मॉडल और प्रोजेक्ट में आपने क्या बनाया। आपने चार्ट हो सकता है बनाया हुआ, हो सकता है आपने मॉडल बनाया हो सकता है आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो वाइवा के लिए। तो वो पूछेंगे कि आपने क्या बनाया है, तो आप बताएंगे अपना टॉपिक, और उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वह आपसे उस टॉपिक पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो जो भी चार्ट, मॉडल या प्रोजेक्ट आप बनाएं उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाएं, अच्छे से समझ के जाएं, क्योंकि वो उस पर आधारित कोई भी प्रश्न सरल भी पूछ सकते हैं और कठिन भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वाला परीक्षण क्या होता है। ज्वाला परीक्षण या फ्लेम टेस्ट जिसको कहते हैं, तो कोई यौगिक एलिफेटिक है, कोई कार्बनिक यौगिक एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, उसको परीक्षण करने के लिए हम फ्लेम टेस्ट या ज्वाला परीक्षण करते हैं। स्पैचुला नामक एक ऑपरेटस होता है, एक उपकरण होता है, एक चम्मच जैसा उपकरण होता है जिस पर हम कार्बनिक यौगिक को रखकर बर्नर पर जलाते हैं। अगर वो अधिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है, स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है, तो हम समझ जाएंगे कि दिया गया कार्बनिक यौगिक एरोमेटिक है। अगर वो कम धुएं के साथ जलता है या धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है, तो समझ जाएंगे कि एलिफेटिक कंपाउंड है। तो यही होता है ज्वाला टेस्ट। हालांकि इसमें कभी कभी ये भी होता है कि कुछ एरोमेटिक यौगिक धुआं नहीं देते हैं और कुछ एलिफेटिक यौगिक भी धुआं दे देते हैं, लेकिन अधिकतर ज्वाला परीक्षण में
यही होता है कि एरोमेटिक तत्व ज़्यादा, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक अधिक धुआं देते हैं और एलिफेटिक यौगिक कम धुआं देकर जलते हैं। तो ये होता है हमारा फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट को हम ज्वाला परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला प्रश्न लेते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिकों में आप कैसे अंतर करेंगे? तो यही ज्वाला परीक्षण से अंतर हम कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। एलिफेटिक यौगिक कम धुएं के साथ जलते हैं और एरोमेटिक ज्वाला परीक्षण में फ्लेम टेस्ट में अधिक धुएं के साथ जलते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए वो अधिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि एलिफेटिक यौगिकों में कार्बन की मात्रा कम होती है। यही रीज़न है कि वो कम धुएं या धुआं रहित ज्वाला के साथ जलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कितने प्रकार की होती है? दोस्तों अगर इसकी बात की जाए इस प्रश्न की, तो रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन 12th के लेवल पर आप बताएंगे कि केमिस्ट्री की 3 मुख्य शाखाएं होती हैं। 3 प्रकार की केमिस्ट्री होती है। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। दोस्तों इसके साथ ही आपको चैप्टर्स के नाम भी पता होने चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्योंकि वो चैप्टर्स के नाम भी कभी कभी पूछ देते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपकी मर्जी हो। मोबाइल आपका है, मन आपका है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। अनुमापन क्या होता है? तो अनुमापन फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अनुमापन को इंग्लिश में टाइट्रेशन कहते हैं। और टाइट्रेशन में क्या करते हैं? हम किसी अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहर लवण का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए। तो मोहर लवण का जो रासायनिक नाम होता है वो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है और इसका सूत्र आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो मोहर लवण का आप सूत्र ज़रूर याद करना, क्योंकि ये एक बहुत ही उपयोगी अभिकर्मक और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला रिएजेंट यानी कि अभिकर्मक होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, सिरके यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए। तो विनेगर जो होता है वो होता है एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH। ये होता है हमारा सिरका या विनेगर, ठीक है? इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। दोस्तों मोहर लवण की बात की जाए तो मोहर लवण का सूत्र आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और गूगल पे आप ज़रूर पूछ लेगा कि इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है। रासायनिक नाम मैंने आपको बता ही दिया है, फेरस अमोनियम सल्फेट। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के सूचक क्या होते हैं जिनको पूछ लेंगे वो आपसे। इंडिकेटर किसे कहते हैं? इंडिकेटर क्या होते हैं? इनका प्रयोगशाला में क्या उपयोग है? तो इंडिकेटर या सूचक कुछ पदार्थ होते हैं जो अनुमापन के प्रयोग में या अनुमापन वाले टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए जाते हैं, और ये विलेन में थोड़ा सा मिलाने पर अपना रंग परिवर्तित करके रिएक्शन के कंप्लीट होने की जानकारी देते हैं, यानी कि रिएक्शन का एंड पॉइंट हमें बताते हैं, इसीलिए इन्हें सूचक या इंडिकेटर कहा जाता है। जैसे फिनोल्फ्थलीन होता है इंडिकेटर, जो कि आपने पढ़ी होगी, थैलीन अभिक्रिया, ठीक है? फिनोल्फ्थलीन एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। ये अम्ल क्षार अनुमापन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी ढेर सारे सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय या क्षारीय मूलकों के किसी समूह में कौन कौन से मूलक या रेडिकल्स उपस्थित हैं? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अम्लीय मूलकों और क्षारीय मूलकों को कुछ समूहों में बांटा गया है, तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि बताइए कि क्षारीय मूलकों के चौथे समूह में या 4th ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स हैं। तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए, रेडिकल्स की टेबल आप ज़रूर लर्न करना। उससे क्या होगा कि वो इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न पूछेंगे एसिडिक रेडिकल्स या बेसिक रेडिकल्स से, अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलकों से, तो आप बता देंगे। 20वां प्रश्न दोस्तों वो पूछ सकते हैं कि क्या आपने एग्जाम्स विद MS को अभी तक सब्सक्राइब किया है या नहीं? तो आप कह देना जी हाँ सब्सक्राइब किया था, उन्होंने ही मुझे ये क्वेश्चंस बताए थे। तो गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप ये सभी प्रश्न ज़रूर तैयार कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।